हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए। सही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर है। सही है, बहुत इंजॉय करेंगे इसको। देखिए आज जो है हम देखते हैं, इसके इंट्रो करते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन, ताकि आप जो है इसको अब सुनाइज हो जाए, आपको इसके साथ है जो है शौक़ बढ़ जाए। तो हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि अगर जब हम एक चीज़ की इंट्रोडक्शन करते हैं ना पहले, तो उसके साथ हमें लगाव हो जाता है कि हाँ यार ये चीज़ तो बड़े मज़े की है। सही है, तो आज हम जो है इसको मज़ेदार बना देते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह खा सके। सही है, अच्छा जी देखते हैं। अब बात जो है 1865 की है। सही है, 1865 में आप लोगों ने मेंडल के बारे में बहुत सुना होगा। सही है, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने ना बहुत से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उन्होंने पेश किए थे। सही है, जिसको हम मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। सही है, सेग्रीगेशन भी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। सही है, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। तो बात किस ज़माने की है, 1865। देखो 1865 जो है ना इतना पुराना ज़माना नहीं है, मतलब 100-200 साल तो गुजर गए, लेकिन इतना पुराना ज़माना नहीं है जितना हम बायोलॉजी जितने पुराने ज़माने से पढ़ रहे हैं। सही है, ये बिल्कुल एक मॉडर्न दौर शुरू हो रहा है यहाँ से। सही है, देखो मेंडल जब से आया है ना बायोलॉजी की दुनिया में, तो वहाँ से क्या शुरू हो गया है, वहाँ से एक मॉडर्न एरा स्टार्ट हो गया है। सही है, तो उसने क्या किया था, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने पेश किए थे। सही है, अच्छा जो इनहेरिटेंस हो रहा था ना, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, जो कि बाबा से करेक्टरिस्टिक्स जो है या अम्मी से जो है वो बच्चों में जा रही थी। सही है, तो होता क्या हो रहा था, देखें मेंडल ने क्या देखा कि जो पेरेंट्स हैं, तो वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स जो है, वो अपनी खूबियाँ जो है ना, वो किस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रही है, ऑफस्प्रिंग को। सही है, पेरेंट्स जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग को क्या कर रही है, मतलब उसको विरासत में दे रहे हैं। सही है, अच्छा जी, तो मेंडल ने तो प्लांट्स पर, पी प्लांट आप लोगों ने देखा था कि उस पर उसने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की थी। सही है, लेकिन ये जो चीज़ है इनहेरिटेंस है, तो ये सिर्फ पी तक महदूद नहीं है। ये सब पेरेंट्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, अपनी विरासत यानी अपनी करेक्टरिस्टिक्स उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही है, अच्छा जी, तो मेंडल ने तो ये बात देखी कि अच्छा ये तो हो रहा है, फिर उसको ये बात सताने लगी कि यार ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो करेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, तो यार ये जा क्यों रहे हैं, मतलब उसको ये चीज़ सताने लगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। सही है, उसने क्या कहा, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, जिसको हम मेंडल फैक्टर्स भी कहते हैं। सही है, या फिर हम इसको इमेजनरी यूनिट्स भी कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि एक इमेजनरी मतलब ख्याली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको पता नहीं था कि है क्या असल में। सही है, कुछ ख्याली चीज़ें हैं, बस फैक्टर्स हैं। उसने फैक्टर्स कहा, बस कुछ ऐसे अज्जा है ना, अगर मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ यार कुछ ऐसी चीज़ है जो ये काम कर रही है। सही है, तो मेंडल ने भी क्या क्या कहा कि कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इमेजनरी यूनिट्स हैं, जो पेरेंट्स से कहाँ जा रही है, ऑफस्प्रिंग में। और वो चीज़ें ऑफस्प्रिंग में क्या रखती हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स पैदा कर रही हैं। सही है, जो उसके पेरेंट्स की तरह हैं, ऐसे फैक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। वो फैक्टर्स जो है फिर क्या कर देते हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में पैदा कर देते हैं जो किसके साथ सिमिलर हैं, पेरेंट्स के साथ। सही है, अब मेंडल को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इतना मॉडर्न ज़माना तो था नहीं कि यार वो क्रोमोसोम देख लेता, डीएनए देख लेता, ये सब चीज़ें देख लेता। सही है, इतना एडवांस ज़माना तो था नहीं। अच्छा जी, अब होता क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स नाम उसने क्यों दिए थे, वाई मैंने लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि हमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना डिटेल से नहीं पता था। सही है, सेलुलर स्ट्रक्चर जितनी सेल के अंदर जो चीज़ है ना, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम सब, तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स जितने भी है ना, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो इसीलिए उसने क्या नाम दिया, फैक्टर्स दिया। सही है, अच्छा जी, जब हमने तरक्की की, हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप बनाए हमने। सही है, तो फिर अब हम ढूंढने लगे कि यार ये फैक्टर्स क्या थे। सही है, अच्छा जी, तो फैक्टर्स क्या थे, अब हम इस चीज़ के पीछे आ रहे हैं। हमने बहुत तरक्की कर ली, 100-200 साल गुजर गई बीच में, अच्छे अच्छे बहुत मेहनती साइंसदान आ गए, उन्होंने ऐसी चीज़ें डिस्कवर की जो कि हमें बहुत काबिल बना देती हैं। तो देखें फैक्टर्स क्या थे। अब ये एक सेल है मेरे पास। सही है, और सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमने देख लिया कि एक सेल भी होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। देखो मैंने एक क्रोमोसोम ड्रा किया हुआ है। सही है, अच्छा जी, तो फिर जब हमने और भी तरक्की कर ली, तो हमने क्या देखा, हमने क्रोमोसोम को बाहर निकाला और उसको हमने गौर से देखना स्टार्ट किया। सही है, अच्छा जी,
तो देखिए हमने और भी तरक्की कर ली, क्रोमोसोम को हमने बाहर निकाला, देखा कि उसमें क्या क्या है। तो जब हमने क्रोमोसोम को देखा ना, तो क्रोमोसोम में दो चीज़ें थी। देखिए एक हमारे पास था एक लॉन्ग डीएनए, सही है, एक लॉन्ग डीएनए चेन था, सही है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या थे, ये जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन है। तो क्रोमोसोम बेसिकली दो चीज़ों से बना था। किन दो चीज़ें, डीएनए से बना था और प्रोटीन से बना था, सही है। अब हमें पता है कि प्रोटीन का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इनहेरिटेंस के साथ, सही है। तो फिर हमने क्या किया, हमने डीएनए बाहर निकाला, हमने और भी तरक्की कर ली, हमने क्रोमोसोम से डीएनए बाहर निकाला, सही है। फिर जब हमने डीएनए को स्टडी किया तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, सही है, और उसमें क्या थे हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस या कोड्स और ये सब कुछ चीज़ें। तो ये मेरे पास एक लॉन्ग डीएनए है, सही है। अच्छा जी, तो यार फिर क्या हुआ, हमने और भी तरक्की कर ली, सही है। तो जब हमने और भी तरक्की कर ली तो हमने डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, सही है। तो देखिए ये मैंने डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, सही है, ये आप लोग को नज़र आ रहा है, ये मैंने डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, एक फ्रेगमेंट लिया है, फ्रेगमेंट मतलब पार्ट लिया हुआ है, सही है। अच्छा जी, तो उसमें क्या थी, एक दो तीन क्या थी, कोड्स थे, सही है, एडेनिन थाइमिन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, सही है। अच्छा जी, तो डीएनए का वो फ्रेगमेंट जिसमें हमारे पास कितने, एक दो तीन नाइट्रोजनस बेसिस हों, सही है, इतने छोटे से पार्ट को, सही है, डीएनए के फ्रेगमेंट को, एक छोटे से पार्ट जिसमें तीन कोड्स हो, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया जीन का। क्या नाम हमने दिया, जीन का, सही है। जीन बेसिकली है क्या, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा भी एलाबोरेट करूंगा। डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, सही है, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स पर तीन कोड्स पर उस पर शामिल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीन कहते हैं, सही है। अच्छा जी, तो देखो मेंडल ने एक चीज़ को फैक्टर कहा था, सही है। जब हमने तरक्की कर ली, सेल को देखा, क्रोमोसोम को देखा, उसके अंदर डीएनए को देखा, डीएनए के अंदर फाइंड किया कि हमारे पास कोड्स होते हैं, जीन्स हैं, सही है। तो इस जीन को मेंडल ने जिस चीज़ को फैक्टर कहा था, आज हम उस चीज़ को जीन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं उस चीज़ को। तो मेंडल फैक्टर जो है, मेंडल फैक्टर या ये देखें हेरिडिटरी फैक्टर या इमेजिनरी यूनिट, आज हम उसको जानते हैं, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, उसको हम कहते हैं जीन, सही है। तो देखें हमारे पास इस चैप्टर का नाम जो है क्या है, क्रोमोसोम है और डीएनए, क्रोमोसोम और डीएनए। तो आज आप लोग को पता चल गया कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इनहेरिटेंस है हमारे पास। अब हम जो है इस चैप्टर में क्रोमोसोम के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, सही है। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, सही है, तो वो हेरिडिटरी फैक्टर्स के जरिए जाती हैं, जिसको मेंडल ने हेरिडिटरी फैक्टर्स कहा था या सिर्फ फैक्टर कहा था या मेंडल फैक्टर्स हम उसको कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट्स कहते हैं, सही है। मेंडल को पता नहीं था, आज हमें पता चल गया है, आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम जीन कहते हैं, सही है। तो देखिए आज अगर मैं दोबारा से आप लोग को ये बताऊं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं तो वो थ्रू जीन्स जाते हैं। वो किस चीज़ के ज़रिए जाते हैं, हम कहते हैं ना कि इस पनाह बंदी में अपने बाबा की जीन्स है, ऐसा बहादुर है, वो बहुत ज़्यादा जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है उसको जीन्स के ज़रिए। तो जीन्स, हाँ आज सब जीन्स एक बहुत कॉमन लफ्ज़ है, सही है। तो ये मैंने इतना डिटेल इसलिए पढ़ा है, देखो कि आप लोग को इस चैप्टर के साथ शौक़ पैदा हो जाए, ये बहुत मज़े का है, सही है। अब जो है हम आगे जाते हैं।